नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस लाइव सेशन के अंदर। कल नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर एक नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और उसी के साथ साथ एक संवैधानिक इतिहास भी कल रचा जाने वाला है। साथ ही भारत भी एक बेहद दुर्लभ संवैधानिक क्षण देख रहा है जब वो 10वीं बार शपथ लेंगे। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप दे दीजिएगा। आज के सेशन के अंदर हम सीएम पद की शपथ के पीछे का कानून क्या होता है उसको समझने आए हैं। ठीक है, हो सकता है आप इसको लाइव देख रहे हैं या जब सीएम नीतीश कुमार शपथ ले चुके हों तब देख रहे हो, मगर बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। एक एक चीज आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान का इतिहास रचा जा रहा है और नीतीश कुमार नेशनल रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं क्योंकि वो भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं जो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। मगर वो 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले तो रहे हैं, मगर सवाल यहां पर कानूनी यह है कि सीएम ओथ सेरेमनी के अंदर होता क्या है, शपथ कौन दिलाता है, किस अनुच्छेद के तहत कानून लिखा हुआ है, संविधान के किस प्रावधान के तहत लिखा हुआ है, और गवर्नर की असली पावर क्या होती है, और अगर मेजॉरिटी साफ ना हो तो क्या प्रक्रिया होगी। हालांकि इस मामले के अंदर पूर्ण मेजॉरिटी है एनडीए के पास, मगर मैं आपको कानून समझा रहा हूं तो सभी पक्षों का सभी बातों का जिक्र करना पड़ेगा। आज हम इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को एक एक कदम में डिकोड करने वाले हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएम ओथ सेरेमनी क्या है, चीफ मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी क्या है और उसका संवैधानिक आधार क्या है। आप वीडियो को लाइक और जितना शेयर करेंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स सुपर चैट के माध्यम से। चलिए बिना अब जिक्र करिए, अब संवैधानिक क्लास की बात शुरू करते हैं। सीएम ओथ सेरेमनी क्या है और इसका संवैधानिक आधार क्या है। सीएम ओथ सेरेमनी जो है वो कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे गाइड करता है कौन, संविधान का अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा है कि जो गवर्नर है वो सीएम को अपॉइंट करते हैं और जो सीएम है वो शपथ कैसे लेते हैं, संविधान के 3rd शेड्यूल के अंदर ओथ का जो शपथ है उसका एक एग्जैक्ट फॉर्मेट दिया होता है। वो फॉर्मेट संविधान के 3rd शेड्यूल के तहत दिया हुआ है, उसको सीएम को पूर्णतः फॉलो करना होता है। और सुप्रीम कोर्ट को लैंडमार्क जजमेंट जैसे एसआर बोमई, शमशेर सिंह, नाबम रेबिया जैसे केसेस में इसके बारे में बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट दिए, सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 164 खंड 1 की, जहां पर यह लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है वो सीएम को अपॉइंट करता है। उसके अंदर एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है उसको समझते हैं। अनुच्छेद 164 खंड 1 कहता क्या है, कहता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, मतलब राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। मतलब जो गवर्नर की भूमिका है वो यहां पर फॉर्मल है, संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, क्योंकि यहां पर वर्ड शैल दिया हुआ है। जिस भी नेता के पास राज्य में मेजॉरिटी होगी उसको गवर्नर की ड्यूटी है कि उसको सीएम अपॉइंट करना पड़ेगा। गवर्नर उसी नेता को सीएम बनाते हैं जिसके पास मेजॉरिटी का समर्थन हो। इसके बाद गवर्नर ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाते हैं। देखिए, जो सीएम जब शपथ लेता है तो वो 2 तरीके की शपथ लेता है, एक ऑफिस की शपथ और एक सीक्रेसी की शपथ। और जो दोनों का तरीका और फॉर्मेट कहां दिया गया है, संविधान के 3rd शेड्यूल के अंदर दिया गया है। यही वो पल है जब एक नई सरकार कानूनी रूप से पैदा होती है। शपथ ग्रहण समारोह से ही नई सरकार का जन्म होता है और 10वां कार्यकाल कल सुबह 11:30 बजे शपथ का समय है। तो उसके बाद से 10वीं बार जो सरकार लीड करेंगे नीतीश कुमार, वो समय शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की जो ये 10वीं शपथ है, ये अपने आप में इतनी ऐतिहासिक क्यों है, संवैधानिक रूप से भी इसको भी समझना जरूरी है। ये शपथ कई कारणों से दुर्लभ है।
ऐसा विरले ही मिलता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ ले रहा है। भारत में सीएम के लिए वैसे तो कोई भी टर्म लिमिट नहीं है कि एक मुख्यमंत्री इतनी बार ही दोबारा मुख्यमंत्री बन सकता है। यह बात ध्यान रखिए, भारत के अंदर जो कानून है वो कोई भी लिमिट फिक्स नहीं करता कि एक व्यक्ति इससे ज्यादा बार सीएम नहीं बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अनंत बार तक सीएम बन सकता है। दूसरा, यहां पर शर्त क्या है फिर सीएम बनने की? सीएम बनने की सिर्फ एक और एक शर्त है, वो है कि कंसर्न्ड नेता के पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। जब तक किसी नेता के पास मेजॉरिटी है, गवर्नर को उसे ही अपॉइंट करना होगा। और भारत की कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, जो एक गठबंधन की सरकार है उसके बारे में बात करते हैं, तो बार बार बनने और गिरने वाली अलायंसेज ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं। आपने देखा भी है, पीछे भी देखा था, पहले तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई, फिर एनडीए के साथ मिल गए और अब दोबारा सीएम पद की शपथ ली जा रही है। तो मतलब कोलिशन पॉलिटिक्स में ये चीज होता रहता है कि बार बार शपथ ली जाती है, मगर ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है कि एक व्यक्ति 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इस बार एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल भी उठ रहा है, क्या भारत में सीएम की टर्म लिमिट होनी चाहिए? इस पर आगे हम बात करेंगे, सवाल में बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं गवर्नर की भूमिका। कौन शपथ दिलाता है? शपथ दिलाते समय गवर्नर की इसमें क्या भूमिका होती है? पूरे समारोह का जो केंद्र होता है वो गवर्नर होता है। आर्टिकल 164 के अनुसार जो गवर्नर है वो सीएम अपॉइंट करते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस दिलाते हैं और ओथ ऑफ सीक्रेसी भी गवर्नर ही दिलाते हैं, और उसके साथ साथ मिनिस्टर्स को भी शपथ दिलाते हैं। किनकी सलाह पर? सीएम की सलाह पर। जिनका नाम चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे उनको राज्य के मंत्रियों के रूप में भी शपथ दिलाई जाएगी। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा ही। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाती है। जैसे ही सीएम ओथ लेंगे उसके बाद गवर्नर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करते हैं कि फला व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री आधिकारिक रूप से नियुक्त हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गवर्नर पॉलिटिकल डिस्क्रिशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। दूसरा, गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन फॉलो करना होता है, और मेजॉरिटी साफ होने पर गवर्नर शपथ ना तो रोक सकते हैं और ना ही डिले कर सकते हैं। अगर एक बार गवर्नर को यह कंफर्म हो जाए कि फला नेता के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो वो शपथ डिले भी नहीं कर सकते और ना ही वो शपथ को रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह पोजीशन साफ की थी शमशेर सिंह के केस के अंदर, जो 1974 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो गवर्नर होता है वो सेरिमोनियल हेड है। राज्य का जो रियल हेड होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसके साथ साथ नाबम रेबिया का केस 2016 का सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें भी कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नर कैन नॉट मिसयूज हिज पावर। एक और केस है, बहुत महत्वपूर्ण केस है, एसआर बोमई का, जिसमें यह बोला गया कि जो मेजॉरिटी का फैसला है वो केवल फ्लोर टेस्ट से ही होगा। अब बात करते हैं ओथ सेरेमनी के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, उसके पीछे का पूरा संवैधानिक परिप्रेक्ष्य क्या है उसको समझते हैं। संवैधानिक सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं। यहां पर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। गवर्नर मेजॉरिटी लीडर को बुलाते हैं कि आप सरकार फॉर्म करिए। किस आधार पर बुलाते हैं गवर्नर? एमएलए के साइंड लेटर्स के हिसाब से। आज आपने देखा होगा कि दोनों पक्षों, बीजेपी की तरफ से भी और जदयू की तरफ से भी विधायक दलों की मीटिंग हुई, और उसमें विधायक दल के जो नेता चुने गए दोनों पक्षों के, उन्होंने एक लेटर किसको दिया? नीतीश कुमार जी को दिया। और वो सारे लेटर लेकर कहां गए? गवर्नर के पास गए। गवर्नर के सामने आज नीतीश कुमार ने रिजिग्नेशन भी दिया है, क्योंकि अभी उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल चल ही रहा था, तो नई शपथ लेने से पहले उन्हें रिजाइन करना होता है। तो आज उन्होंने रिजाइन भी किया है, रेजिग्नेशन लेटर भी दिया है, और उसके साथ साथ अपने समर्थन में जितने भी चिट्ठियां थी, एमएलए के जो पत्र थे, वो भी किसको दिए हैं? वो किसको दिए हैं? साइंड लेटर्स गवर्नर साहब को दिए हैं। और जो पार्टी उनके समर्थन में है वो भी उनके समर्थन पत्र भी दिए। और उसके साथ साथ जो कोलिशन डॉक्यूमेंट्स हैं, कि मतलब जो जो पार्टी मिल रही है सरकार के अंदर, जो गठबंधन की है सरकार, तो वो सभी पार्टियों के डॉक्यूमेंट भी, एक सहमति पत्र भी गवर्नर को दिए जाते हैं। उसी के बेस पर गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये पहला स्टेप है।
गवर्नर मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को बुलाता है या सबसे बड़े दल चाहे वो गठबंधन हो उसके लीडर को बुलाता है, और यहां पर नीतीश कुमार जी को बुलाया गया है। अब इसके बाद दूसरा कदम आता है, वो है 2 अनिवार्य शपथ जो कल होंगी, ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सीक्रेसी। दोनों की जो वर्डिंग है वो संविधान के 3rd शेड्यूल में फिक्स की गई है, संविधान के 3रे शेड्यूल के अंदर फिक्स की गई है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ समय पहले याद होगा कि किसी मंत्री ने या किसी मंत्री ने एक बार गलत शब्द कुछ प्रोनाउंस कर दिया था, तो उस समय गवर्नर ने दोबारा शपथ दिलवाई थी। याद करिएगा, बिहार की राजनीति में ही हाल ही में हुआ है, और आप समझ गए कि कहां मैं बोल रहा हूं, कौन सा मैं दृष्टांत आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। अब इसके बाद आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है जब सीएम की शपथ हो जाएगी तो उसके बाद तीसरा स्टेप है मिनिस्टर्स की शपथ, मंत्रियों की शपथ। जो चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गवर्नर मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, और उसके बाद चौथा स्टेप है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, यानी कि यहीं से सरकार का जो कानूनी अस्तित्व है वो शुरू होता है। जैसे ही गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी की कि भाई ये राज्य के मुख्यमंत्री अपॉइंट किए जाते हैं, इसी के साथ सरकार की आधिपत्य और सरकार का जो अधिकार है वो शुरू होता है। मगर कहानी अभी यहां पर खत्म नहीं होती है, इसके बाद 5वां महत्वपूर्ण स्टेप आता है, और वो 5वां महत्वपूर्ण स्टेप है मेजॉरिटी को प्रूफ करना। और वो मेजॉरिटी को प्रूफ कहां किया जाता है, वो सदन के पटल पर किया जाता है, फ्लोर टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। आमतौर पर जो फ्लोर टेस्ट है मुख्यमंत्री की शपथ के 48 घंटे से 15 दिनों के अंदर किया जाता है, मतलब वो विधानसभा के अंदर किया जाएगा। सदन के अंदर जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है उसे अपनी मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस पर प्रूव करनी पड़ेगी। यह सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। और किस तरीके से ये फ्लोर टेस्ट होगा, ये एसआर बोमई केस के अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि मेजॉरिटी मस्ट बी प्रूवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि सदन के पटल पर ही जो बहुमत है वो साबित किया जाना चाहिए। मतलब बाहर क्या कहा जा रहा है कि हमारे साथ इतने एमएलए हैं, हमारे साथ उतने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब फ्लोर टेस्ट देता है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, क्या गवर्नर शपथ देने से किसी सिचुएशन के अंदर मना कर सकता है? कि मतलब किसी नेता के पास मेजॉरिटी है फिर भी गवर्नर ये कह दे कि भाई मैं तुम्हें शपथ नहीं दिला रहा, क्या गवर्नर कभी ऐसा कर सकता है? यहां पर बहुत कॉमन सवाल है ये, क्या गवर्नर शपथ को कभी रोक सकता है या उसमें देरी कर सकता है? कानूनी रूप से इसका जो जवाब है वो लगभग हमेशा हमेशा ना ही होता है। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है संविधान का अनुच्छेद 164, जो कहता है कि मेजॉरिटी लीडर को ही सीएम अपॉइंट किया जाएगा। एसआर बोमई केस के अंदर बोला था कि मेजॉरिटी का निर्णय सिर्फ फ्लोर टेस्ट पर होगा। शमशेर सिंह के केस के अंदर बोला गवर्नर के पास इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर नहीं होती, कि मतलब गवर्नर के पास कोई अपनी स्वतंत्र पावर नहीं होती। संविधान ये कहता है कि आपको मेजॉरिटी लीडर को ही अपॉइंट करना होगा, तो गवर्नर भी बाध्य है। और जो नेबम रेबिया का केस है उसमें यह कहा गया है कि गवर्नर कैन नॉट इंटरफेयर विद द लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी। जो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी है उसके साथ गवर्नर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सिर्फ रेयर परिस्थितियों में ही गवर्नर वेट कर सकते हैं। जब मेजॉरिटी अनक्लियर हो या फिर दो घड़े क्लेम कर रहे हो कि हम सरकार बनाएंगे, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति हो। मगर यहां पर जहां पर कल अब नीतीश कुमार जी शपथ लेने वाले हैं, यहां पर इन तीनों में से कोई सिचुएशन नहीं है। मेजॉरिटी बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दो पक्ष क्लेम नहीं कर रहे हैं कि भाई हम सरकार बनाएंगे, एक ही पक्ष क्लेम कर रहा है, एनडीए गठबंधन क्लेम कर रहा है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन भी नहीं है। तो मतलब इस स्थिति के अंदर गवर्नर कभी भी रोक नहीं सकते। लेकिन सामान्यतः आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि गवर्नर को जो निर्णय है वो तुरंत लेना होता है, और गवर्नर को तुरंत ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलानी होती है, डिले नहीं कर सकते। यह फेडरल बैलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सुरक्षित रखता है। आप मुझे बताइए कि आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं सीएम ओथ सेरेमनी सिर्फ फॉर्मल क्यों नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, संवैधानिक एस्पेक्ट है।
ये जो सेरेमनी है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम की जो लीगल पावर है वो शपथ से ही शुरू होती है। उसके पहले जो सीएम कानूनी तौर पर सीएम नहीं है। अब आपको यह पता है कि आज मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया है, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दिया है, और कल अब वो दोबारा शपथ लेंगे। तो मतलब ये 20 में वो अब सीएम नहीं है, तो उनके पास अभी कोई पावर नहीं है। जैसे ही वो दोबारा सीएम की शपथ लेंगे उनके पास वो वापस से पावर्स आ जाएंगी। और दूसरी बात, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसी पल से जन्म लेता है। जैसे ही सीएम शपथ लेंगे उसी के बाद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद भी संवैधानिक तौर पर अस्तित्व में आ सकता है, और उसी के बाद ही कैबिनेट निर्णय ले सकती है। जब तक शपथ न हुई होगी कैबिनेट कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाएगी। और तीसरा, संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शपथ लेने से ही शुरू होती है। क्योंकि शपथ के अंदर क्या लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखे हुए हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है ऑफिस की, तो उसके अंदर लिखे होते हैं आई विल फेथफुली डिस्चार्ज माई ड्यूटीज, कि मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा, लिखा होता है ना। और क्या लिखा होता है, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। और तीसरा, आई विल नॉट रिवील कैबिनेट सीक्रेट, मतलब वो ये कहते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते समय कहते हैं कि राज्य के बारे में कोई भी जो सीक्रेट जानकारी होगी, वो जो कैबिनेट के जो डिसीजन होंगे वो किसी को नहीं बताऊंगा। ये शब्द सिर्फ डेक्लेरेशन नहीं है, ये बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन है, संविधान के अंदर बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की जो 10वीं शपथ है, वो उसका डीप लीगल एनालिसिस एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी की ओथ जो है वो कई रियलिटीज दिखाती है। पहली बात की, भारत में सीएम के लिए अनलिमिटेड टर्म्स हैं, कोई फिक्स टर्म नहीं है। ये नेशनल रिकॉर्ड बन गया है, 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मूल है। और दूसरा, असली मायने मेजॉरिटी के हैं, नॉट टेन्योर काउंट। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है, जो मेजॉरिटी में है वो ही मुख्यमंत्री है। और तीसरा, कोलिशन एरा में जो फ्रीक्वेंट ओथ टेकिंग होती है, अलायंस शिफ्ट की वजह से सीएम बार बार रिजाइन और बार बार ओथ लेते रहते हैं। और चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस गवर्नर को गाइड करते हैं कि पावर मिसयूज को रोकने के लिए जुडिशरी के क्लियर लिमिट्स हैं। और पांचवा, भारतीय संघवाद का जो संतुलन है वो काफी मजबूत है। इंडियन फेडरलिज्म का जो बेस है, जो बैलेंस है, वो काफी स्ट्रांग है। राज्य इलेक्ट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और असेंबली कंफर्म करती है। फ्लोर टेस्ट पे सीएम को कंफर्म किया जाता है मेजॉरिटी दिखा के। कंक्लूजन पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। वैसे मैं पॉलिटिक्स की बातें नहीं करता, मगर एक व्यक्ति अगर 10वीं बार शपथ ले रहा है तो यह बात सोचिएगा कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ तो है, उसके व्यक्तित्व के अंदर कुछ तो है, तभी उस राज्य की जनता उसे 10वीं बार मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रही है। इससे दूसरे दलों को सीखने की भी जरूरत है, अपने आप को सुधारने की भी जरूरत है, और अपनी छवि में चेंजेस लाने की भी जरूरत है। चाहे कितने ही आरोप लगाए जाएं, मगर सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार जी 10वीं बार शपथ ले रहे हैं, तो मतलब उनकी जो लोकप्रियता है लोगों के अंदर कितनी है, तभी तो वो व्यक्ति 10वीं बार शपथ ले रहा है। शायद इस बात को कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरी इस बात से, जो मैंने आपको बात बोली है, अगर आप उस बात से एग्री करते हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब मामले को, अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं। कोई आपका सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। कंक्लूजन क्या है आज के सेशन का? आज के सेशन का कंक्लूजन यही है कि जो सीएम की जो ओथ सेरेमनी है वो हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है संविधान का डिसिप्लिन। दूसरा, फेडरल स्ट्रक्चर का संतुलन, यानी कि संघीय ढांचे का बैलेंस। तीसरा, गवर्नर की लिमिटेड शक्ति। और चौथा, जुडिशरी का प्रोटेक्टिव रोल। और पांचवा, मेजॉरिटी रूल की केंद्रीयता और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कंप्लेक्सिटी कोलिशंस के टाइम में। नीतीश कुमार की 10वीं ओथ सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, यह भारत के संवैधानिक डिजाइन की
फ्लेक्सिबिलिटी और मैच्योरिटी को भी साबित करती है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब जाने से पहले आप मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि भारत में सीएम की, मुख्यमंत्री की कोई टर्म लिमिट होनी चाहिए? अभी संविधान के अंदर कोई लिमिट नहीं है। क्या होनी चाहिए कि भाई इतनी बार से ज्यादा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है? होनी चाहिए लिमिट या नहीं होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अगर आपको ये डीप कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पे, मेटा पे, सब जगह शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का शुभ मुहूर्त है, कर दीजिए। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस आपके लिए लाते हैं। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करिएगा और सभी के साथ साझा जरूर करिएगा। और न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी ऐप का बार कोड है, सीधे आप यहां से स्कैन कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से दून लॉ मेंटर ऐप को इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। जुडिशरी और न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसा लगा आपको ये सेशन। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।